फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा क्लासेस। आज के वीडियो में हम ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि हमारा पार्ट 3 है इस चैप्टर का। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन, तब क्या होगा? इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, बी में इट गोज स्ट्रेट, सी में इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल और डी में नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर जानने के लिए आइए थोड़ा सा समझते हैं पहले कि रेयरर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है। तो रेयरर बेसिकली जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एयर जो है वो हमारा रेयरर मीडियम है, जिसमें कि जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े दूर दूर है। लेकिन ग्लास जो है वो हमारा डेंसर मीडियम है। डेंसर कहने का मतलब उसके पार्टिकल्स नज़दीक नज़दीक कॉम्पैक्ट तरीके से है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, EF एक रे ऑफ लाइट है जो कि एयर से होते हुए आ रहा है और वो ग्लास में इंटर कर रहा है। तो ओ पॉइंट पे वो इंटर कर रहा है और NO हमारा नॉर्मल है, तो उसको जाना चाहिए था डॉटेड लाइन से, मतलब सीधा जाना चाहिए था। लेकिन वो क्या हुआ है, थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ झुक गया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि एयर में जो लाइट है वो आसानी से ट्रैवल कर रहा है, लेकिन जैसे ही ग्लास में आया तो लाइट का स्पीड भी कम हो गया, जिसके कारण उसे थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ झुकना पड़ा है। तो इसमें हमारा आंसर होगा कि जब एयर से ग्लास में आ रहा है देन इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो आंसर हो जाएगा ए, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी सरफेस डज अ ग्लास प्रिज्म हैव? एक ग्लास प्रिज्म होता है, उसके कितने सरफेस होते हैं? 2, 3, 4 और 5। तो इसका आंसर जानने के लिए हम ग्लास प्रिज्म को देखते हैं। ये हमारा ग्लास प्रिज्म है जो कि ट्रायंगुलर शेप का है। ठीक है, तो जो आप ऊपर का एक सरफेस देख रहे हैं और नीचे का देख रहे हैं, तो ये 2 ट्रायंगुलर सरफेस होता है और साइड में 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होता है। मतलब टोटल 5 सरफेस, 2 ट्रायंगुलर और 3 रेक्टेंगुलर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 5 सरफेस। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड? इंसिडेंट रे और इमर्जेंट के बीच जो एंगल बनता है उसे क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, या एंगल ऑफ डेविएशन, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर देखने के लिए हम लोग थोड़ा समझते हैं कि इंसिडेंट रे कहाँ पे है। तो ये हमारा एक ग्लास प्रिज्म है। ठीक है, इसको हमने 2D वे में दिखाया है। तो P से एक रे ऑफ लाइट जा रहा है PQ, वो फिर एंटर कर रहा है ग्लास प्रिज्म में। उसे जाना चाहिए था GH से होते हुए, स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन फाइनली वो कहाँ जा रहा है? RS पे जा रहा है। अब राइट साइड में देख सकते हैं RS, वहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे P हमारा इंसिडेंट हो गया, PE या PQ, और जो हमारा डेविएशन हो रहा है वो आप कहाँ देख पा रहे हैं? एंगल D पे। कहने का मतलब कि हाँ, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे क्या बोलते हैं। तो इंसिडेंट रे हमारा PQ है जो कि प्रिज्म के लेफ्ट में है, और इमर्जेंट रे हमारा RS है जो कि प्रिज्म के राइट में है। तो हमने PQ को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है और RS को भी पीछे एक्सटेंड किया, और वो G पॉइंट पे मिल रहा है, और G पॉइंट पे हम लोग D प्राप्त कर रहे हैं। तो D को कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा C, एंगल ऑफ डेविएशन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कलर्स? जो हमारा वाइट सनलाइट होता है उसमें कितने कलर्स होते हैं? ठीक है, हमें तो वाइट दिखता है, लेकिन एक्चुअल में उसमें छिपे हुए कलर्स होते हैं। वो कितने होते हैं? तो 3, 6, 7 और 8। तो आइए हम लोग इस फिगर से समझते हैं। एक वाइट लाइट है जो कि प्रिज्म की ओर जा रहा है, और जाने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्पर्सन हो रहा है। डिस्पर्सन होने के बाद वाइट लाइट जो वो 7 कलर्स में बट जा रहा है। पहला है वी से वॉयलेट, आई इंडिगो, बी ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज, और लास्ट में आर रेड। तो मतलब वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, जिसको हम लोग विव जियोड भी बोलते हैं, VIBGYOR। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज 7। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम रेयरर से डेंसर, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट है जो रेयरर से डेंसर में आ रहा है, तो क्या हो सकता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो बड़ा होगा, या एंगल ऑफ आर बड़ा होगा, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा, या दोनों बराबर होगा? तो इसको जानने के लिए हम लोग फिगर से समझते हैं। देखिए, फिर वही फिगर है। इसमें क्या हो रहा है, जो EF जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो नॉर्मल के साथ एंगल I बना रहा है, और जो हमारा O से जो रिफ्रैक्टेड रे है, जो रिफ्रैक्ट हो गया, वो हमारा एंगल R बना रहा है। नीचे में ग्लास के साइड आप देख सकते हैं R, और ऊपर I। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल की तरफ आ गया है। तो नॉर्मल की तरफ आने से हमारा जो एंगल R होगा वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू
एंगल आई। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एंगल आई इज़ ग्रेटर देन एंगल आर, मतलब एंगल आई बड़ा होगा और एंगल आर उससे थोड़ा सा छोटा होगा। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, इन डिस्पर्सन ऑफ लाइट विच कलर डेविएट्स मैक्सिमम। जब डिस्पर्सन होता है मतलब वाइट लाइट जो है वो प्रिज्म पे पड़ रहा है तो 7 कलर्स में बट रहे हैं, तो कौन सा कलर का डेविएशन सबसे ज़्यादा होता है? डेविएशन मतलब झुकना। कौन सा कलर सबसे ज़्यादा प्रिज्म के निचली सतह की ओर झुक रहा है? ठीक है, तो ए में हमारा है रेड, बी में येलो, सी में ग्रीन, डी में वॉयलेट। तो हम फिर से समझते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो रेड है वो सबसे कम झुक रहा है, ठीक है, और जो वायलेट है वो सबसे ज़्यादा डेविएट कर रहा है ग्लास प्रिज्म के बेस की तरफ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वायलेट, जो कि सबसे ज़्यादा डेविएट कर रहा है, और सबसे कम कौन करेगा? रेड। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, विच कलर हैव मैक्सिमम वेवलेंथ आफ्टर डिस्पर्सन। अब पूछा जा रहा है कि किस कलर का जो वेवलेंथ होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। अब वेवलेंथ क्या होता है? तो वेवलेंथ बेसिकली कुछ नहीं, जो लाइट जो पास करती है, लाइट जब अपने रास्ते से चलती है तो वो एक प्रकार का उसके उसमें वेवलेंथ भी होता है। वेवलेंथ मतलब जो लाइट चल रही है वो वेव की तरह चलती है, तो उस वेव का लेंथ कितना है, लंबाई कितना है, वही पूछा जा रहा है। ठीक है, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो इसमें पूछा जा रहा है रेड का होगा या ग्रीन का या वॉयलेट का या ऑरेंज का। तो आइए देखते हैं, ये सेम हमारा फिगर है, इसमें जो रेड है उसका सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, ठीक है, लेकिन वॉयलेट जो है सबसे नीचे है उसका सबसे कम वेवलेंथ होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रेड। रेड का जो वेवलेंथ होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी की बात यहीं पे पूछी जाती तो रेड का फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता, मतलब जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है उसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग रेनबो फॉर्मेशन रेन ड्रॉप्स एक्ट एज। रेनबो फॉर्मेशन के दौरान जो रेन ड्रॉप होती है वो कैसे एक्ट करती है? मिरर की तरह, लेंस की तरह, प्रिज्म की तरह या ग्लास की तरह? तो रेनबो फॉर्मेशन के दौरान जो हमारा रेन ड्रॉप होता है वो प्रिज्म की तरह एक्ट करता है। ठीक है, ये हमारा सी आंसर हो जाएगा इसका। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। मतलब रेनबो को फॉर्म होने के लिए क्या कंडीशन होना नेसेसरी है? पहला है इट मस्ट बी रेनिंग, मतलब बारिश तो चाहिए ही चाहिए, यस इट इज़ नेसेसरी। सन इज शाइनिंग, हाँ बारिश के दौरान सन का भी साइन करना नेसेसरी है। थर्ड, डिस्पर्सन फेनोमेना, हाँ ये भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर जैसे ही सन साइन कर रहे हैं और रेन भी हो रहा है तो रेन ड्रॉप एक्ट्स एज प्रिज्म और वहाँ पे डिस्पर्सन फेनोमेना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। नाउ कमिंग टू अवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्रिटिकल एंगल इज एसोसिएटेड विथ। जो क्रिटिकल एंगल है वो किससे एसोसिएटेड है? पहला है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दूसरा है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, तीसरा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, चौथा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो हम लोग क्रिटिकल एंगल को थोड़ा समझते हैं। देखिए ये जो फिगर है इसमें आप देख रहे हैं कि θ1 जहाँ पे है वहाँ से एक रे ऑफ लाइट चली है और वो दूसरे मीडियम में गई है और θ2 एंगल बना ली है। ठीक है, तो θ1 हमारा एंगल कम है और θ2 क्या है? ज़्यादा है। सेम यहाँ पे क्या हो रहा है, वैसा एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल किसको बोलते हैं पहले हम लोग वो समझते हैं कि वैसा एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब हम लोग θc बीच वाला लेके चल रहे हैं सेकेंड वाला, वैसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, उसी को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा एनी वैल्यू है लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जा रहा है? 90 डिग्री हो जा रहा है, उसको हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो थर्ड केस में क्या हो रहा है, हम लोगों ने थीटा सीज को मतलब क्रिटिकल एंगल को उससे ज़्यादा वैल्यू दे दिया, मतलब उससे ज़्यादा एंगल को और इंक्रीज़ कर दिया है। तो उस केस में क्या होता है कि रिफ्रैक्शन नहीं होता है, रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाता है। उस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्रिटिकल एंगल यहाँ पे किससे एसोसिएटेड है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, दैट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो ये हमारा थर्ड पार्ट था। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।